तो आइए समझते हैं डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं। डिपेंडेंट सोर्स, द एलिमेंट फॉर विच आइदर द वोल्टेज और करंट डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज और करंट एल्सवेयर इन द सर्किट। ओके, डिपेंडेंट सोर्स तो वोल्टेज या करंट एलिमेंट वाले ऐसे सोर्स जो कि सर्किट के किसी दूसरे वोल्टेज या करंट एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करते हो। ठीक है। और इंडिपेंडेंट सोर्स, द एलिमेंट्स फॉर विच बोथ वोल्टेज एंड करंट डोंट डिपेंड ऑन द वोल्टेज और करंट एल्सवेयर इन द सर्किट। और जो वोल्टेज और करंट एलिमेंट सर्किट के किसी दूसरे वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंड ना करते हो उसे इंडिपेंडेंट सोर्स कहते हैं। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपको इस सर्किट डायग्राम के मीडियम से समझाना चाहता हूं। तो देखिए आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। तो S1 जहां पर मैंने लिखा है 5 वोल्ट वाली साइड, देखिए क्या वो किसी दूसरे करंट या वोल्टेज एलिमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा। तो आपके पास वो क्या है? इंडिपेंडेंट सोर्स है। अब देखिए S2, देखिए S2 आपके पास 10 एम्पियर, ये करंट सोर्स है। तो करंट सोर्स आपके पास किसी दूसरे वोल्टेज या करंट एलिमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा। तो ये भी आपके पास इंडिपेंडेंट सोर्स है। अब डिपेंडेंट देख लीजिए S3 जहां पर 3V2 लिखा हुआ है। अब देखिए V2, देखिए आपके पास ये जो S3 है वो आपके पास डिपेंड कर रहा है R2 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है। तो आपके पास ये जो सोर्स है वो डिपेंड कर रहा है सर्किट के किसी दूसरे वोल्टेज या करंट के ऊपर, यहां पर वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये आपके पास डिपेंडेंट सोर्स है। ऐसे ही आप S4 देखिए, वो आपके पास करंट सोर्स है। करंट सोर्स आपके पास ये डिपेंड कर रहा है I1 जो कि R1 के अक्रॉस फ्लो कर रहा है। तो आपके पास ये करंट सोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आपके पास ये डिपेंडेंट सोर्स है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सिंपल भी इनका थोड़ा सा अलग बनाया है। जो आपके पास इंडिपेंडेंट सोर्स थे उनको सर्कल के अंदर डिनोट किया, और आपके पास जो डिपेंडेंट थे वो डायमंड के अंदर डिनोट किए गए हैं। अब आगे देखिए डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए पहले आपके पास जो मैंने लिख रखा है AVX, अब ये आपके पास वोल्टेज सोर्स है। ठीक है। डायमंड में प्लस नेगेटिव आपके पास बैटरी होगी, वोल्टेज सोर्स है ये। ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स में आपके पास वोल्टेज का जो कांस्टेंट लगा हुआ है वो आपके पास यूनिटलेस है। अभी आपको क्या पता है, इसका मतलब ना पता लग रहा हो, आप नेक्स्ट इमेज देखिए। नेक्स्ट इमेज में आपके पास देखिए है वो भी वोल्टेज सोर्स, पर वहां पर लिख रखा हुआ है BIX। ठीक है। तो है तो ये वोल्टेज सोर्स, तो यहां पर करंट सोर्स IX शो कर रखा है, पर यहां पर IX दिखा रखा है जो कि आपको करंट शो कर रहा है। तो जरूर ही आपके पास B की यूनिट्स क्या होंगी? ओम होगी, तभी तो ये वोल्टेज बनेगा पूरा, तभी तो ये BIX इज इक्वल टू वोल्टेज शो करेगा। ओके। तो हम जो पहले वाला है जिसके अंदर A यूनिटलेस है उसे हम कहते हैं वोल्टेज कंट्रोल, उसे वोल्टेज ही कंट्रोल कर रही है। वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, उसे S कर लीजिएगा। और दूसरे में आपके पास दूसरे में वोल्टेज को कौन कंट्रोल कर रहा है? करंट कंट्रोल कर रहा है। तो करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है आपके पास, तभी तो यहां पर आपके पास देखिए VX और IX ये सब कुछ आ रहा है। अब दूसरा आपके पास डिपेंडेंट करंट सोर्स रिप्रेजेंटेशन। डिपेंडेंट करंट सोर्स रिप्रेजेंटेशन देखिए ये भी आपके पास डायमंड के अंदर इनबॉक्स होता है, और ये आपके पास एरो से मतलब कि करंट सोर्स है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ CVX। ठीक है। CVX, तो बात तो हम कर रहे हैं करंट सोर्स की, पर यहाँ पर वोल्टेज रहे तो जरूर ही जो C आपके पास होगी उसकी यूनिट्स क्या होगी? ओम इनवर्स, मतलब कि मोह। ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे? वोल्टेज कंट्रोल। इसको, इस करंट सोर्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। और दूसरा आपके पास देखिए वो भी आपके पास करंट सोर्स है, पर यहाँ पर DIX, ये भी आपके पास करंट सोर्स है, ये DIX। ठीक है। यहाँ पर D यूनिटलेस है, और ये आपके पास किसके द्वारा कंट्रोल है? करंट के द्वारा कंट्रोल है। तो ये इसको नाम देंगे हम करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ओके। अब देखिए ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप फर्स्ट इमेज देखिए नीचे नीचे, आप उसमें मुझे बताइए कि आपके पास 7 वोल्ट क्या है? ये आपके पास डिपेंडेंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, डिपेंडेंट करंट सोर्स है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स है, करंट वोल्टेज कंट्रोल सोर्स है। ठीक है। जो भी मैंने आपको बताया वो आप बताइए मुझे। 7 वोल्ट क्या है? हाँ, ये इंडिपेंडेंट सोर्स है। तो बताइए 7 वोल्ट क्या किसी दूसरे करंट वोल्टेज के ऊपर सर्किट के किसी पर डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा। तो 7 वोल्ट इंडिपेंडेंट सोर्स है। 10I। ठीक है। तो सिंबल तो हम वोल्टेज का देख रहे हैं, पर यहां पर आपके पास शो अंदर करंट कर रखा है, तो हमें क्या शो कर रहा है? ये करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ठीक है। तो S2 आपके पास करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है। S3 बताइए क्या है? S3 आपके पास देखिए VS। ठीक है। ये आपके पास वोल्टेज सोर्स है। ठीक है। ये सर्कल के अंदर बंद है वैसे भी, तो ये इंडिपेंडेंट सोर्स है। नेक्स्ट आपके पास 6I1 जो कि S4 है, वो आप बताइए। I1 देखिए, I1 आपके पास सर्किट में कहां पर फ्लो कर रहा है? ये सर्किट के फर्स्ट ब्लॉक में फ्लो कर रहा है। ठीक है। I1 तो आपके पास ये क्या है? करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स तो है ना ये, तो करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। तो नीचे मैंने आंसर लिखे हुए हैं इसके, आप चेक कर सकते हैं इसे। IVS मतलब कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स हैज जीरो internal resistance and it delivers the energy at a specified voltage which doesn't depend on the current delivered by the source। अब देखिए इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? इस डेफिनेशन को हम सर्किट से समझते हैं। तो देखिए मैंने आपको सर्किट बना रखा है, वोल्टेज बैटरी शो करके VS, और उसके ऊपर ही आपके पास रेजिस्टेंस RS शो करके है। अब देखिए इसमें डेफिनेशन में क्या रखा है? हैज जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैंने लिख रखा है यहाँ पर हियर इन आइडियल वोल्टेज सोर्स रेजिस्टेंस इज जीरो। तो आपके पास वोल्टेज आपके पास कितनी होगी? VS इज इक्वल टू V होगी अगर मैं KVL लगा के देखूँ। और अगर मैं IV का ग्राफ बनाऊँ तो IV का आपके पास आपके पास आउटपुट कितना आएगा? आउटपुट आपके पास VS रहेगा आउटपुट, तो वो आपके पास करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, भले आप करंट कितना मर्जी कर दीजिए। ठीक है। तो V आपके पास ऑल टाइम VS रहेगा आइडियल वोल्टेज सोर्स में। तो इसकी डेफिनेशन अब वापस से पढ़िए, हैज जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, ये में क्लियर हो गया। एंड इट डिलीवर्स द एनर्जी एट ए स्पेसिफाइड वोल्टेज। देखिए स्पेसिफाइड वोल्टेज यहाँ पर VS है। ठीक है।
एनर्जी कितनी डिलीवर कर रहा है, स्पेसिफाइड वोल्टेज की एनर्जी डिलीवर कर रहा है, जो कि आपके पास वीएस है, जो कि आपके पास डिपेंड नहीं करती करंट डिलीवर्ड बाय द सोर्स। ओके, तो करंट पे डिपेंड नहीं करिए, आप ग्राफ में देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हैज फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस, उसमें इनफाइनाइट था, यहाँ पर फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड इट डिलीवर्स द एनर्जी एट ए स्पेसिफाइड वोल्टेज विच डिपेंड्स ऑन द करंट डिलीवर्ड बाय द सोर्स। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये करंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब देखते हैं आगे, देखिए आप वापस से क्या लगाइए, केवीएल लगाइए। केवीएल आप लगाएंगे, देखिए वोल्टेज वीएस, ये सोर्स की वोल्टेज वी, तो वीएस माइनस आईआरएस माइनस वी, तो वी इज इक्वल टू वीएस माइनस आईआरएस। अब देखिए जैसे जैसे आपके पास आप करंट इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज डिक्रीज करेगी ना। ओके, तो वोल्टेज डिक्रीज करेगी तो आइडियल से डिक्लाइन फॉर्म में जाएगी, ठीक है, डिक्लिनेशन फॉर्म में आपको दिखेगी। तो तभी तो हम कह रहे हैं विच डिपेंड्स ऑन द करंट डिलीवर्ड बाय द सोर्स, ठीक है। Ideal current source has infinite internal resistance and it delivers the energy at a specified current which is independent of the voltage across the source। अब देखिए आइडियल करंट सोर्स आपके पास क्या है, जिसका इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस है। देखिए मैंने यहाँ पर शो भी किया आपको, और जो आपके पास ये एनर्जी डिलीवर करता है, ये एक स्पेसिफाइड करंट की एनर्जी डिलीवर करता है, ठीक है, जो कि आपके पास सोर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है उससे इंडिपेंडेंट होता है। तो आइए देखते हैं इसको। तो देखिए आपके पास IS क्या शो कर रखा है, आइडियल करंट सोर्स, ठीक है। तो आप देखिए इसके पैरेलल में आपके पास रेजिस्टेंस इनफिनाइट है। अब रेजिस्टेंस इनफिनाइट है तो आपके पास वहाँ पर क्या होगा, करंट पास करेगा, क्या वायर ही कट कर रखी है, तो I1 इक्वल्स टू 0। तो जितना जितना करंट होगा आपके पास IS, वो सारा आपके पास आउटर वायर से फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसका IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ देखेंगे तो आपके पास जो करंट आपको दिखेगा वो IS ही दिखेगा। आपके पास भले ही वोल्टेज कितनी भी दे रखी हो, ठीक है, आपके पास भले ही वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स भले कितना भी हो, ठीक है, आपको वो हमेशा IS कांस्टेंट ही दिखेगा इन द आइडियल करंट सोर्स। अब बात करते हैं आगे प्रैक्टिकल करंट सोर्स की। प्रैक्टिकल करंट सोर्स आपके पास फाइनाइट रेजिस्टेंस है और एंड इट डिलीवर्स द एनर्जी एट ए स्पेसिफाइड करंट विच इज डिपेंडेंट ऑन द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स। अब ये आपके पास डिपेंड करती है वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो करंट IS निकल रहा है करंट सोर्स से, ठीक है, वो आपके पास डिवाइड हो जाता है, ठीक है। आपके पास वोल्टेज वाली साइड आपके पास V वाली साइड I जाता है और RS वाली साइड I1 जाता है, ठीक है। तो IS इज इक्वल टू I प्लस I1, ठीक है, यहाँ से हम I कंक्लूड कर सकते हैं, I इज इक्वल टू IS माइनस I1, और I1 की वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, I1 आपके पास क्या है, जो RS के क्रॉस फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, माइनस V ओवर RS, ठीक है, बाय ओम्स लॉ। तो जैसे जैसे आपके पास वोल्टेज बढ़ेगा, जैसे जैसे आपके पास वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट तो डिक्रीज करेगा ना, I डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो हमें ये डिक्लिनेशन फॉर्म में दिखेगा, ठीक है, तो हमें ये डिक्लिनेशन फॉर्म में देखा, आइडियल से डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लीजिए इसके डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए जो कि आपको देखने को मिलेंगे आगे चल के भी, ठीक है। अगर अब आपके पास दो बैटरीज लगी हुई हैं, वोल्टेज V1 एंड V2, ठीक है, आपके पास ये पोलैरिटी आपको सेम देखने को मिलती है। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हैं या फिर ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, तो आप सिंपली इन बैटरीज को एड अप कर देंगे, ठीक है। पर आप दूसरे केस में देखिए, दूसरे केस में आपके पास जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हैं या फिर ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल करते हैं तो आपको पोलैरिटीज रिवर्स होती नजर आती हैं, ठीक है, पोलैरिटीज आपको डिफरेंट नजर आती हैं। तो यहाँ पर आपके पास V1 माइनस V2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि V1 ग्रेटर देन V2 है तो मैंने V1 माइनस V2 किया। अब आपके पास बैटरीज पैरेलल में भी हो सकती हैं। अब जब बैटरीज पैरेलल में होगी तो आप देखिए जो नीचे आपके पास तो 0 वोल्ट होगा, दोनों के ही नीचे 0 वोल्ट होगा, और ऊपर वाले टर्मिनल्स ऊपर आपके पास पॉइंट्स पर क्या होगा, V1 एंड V2। अब देखिए V1 और V2 के बीच में कोई रेजिस्टेंस है क्या, नहीं है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, अब वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो आपके पास दोनों ही V1 और V2 इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम इक्विवेलेंटली इसको क्या बना सकते हैं, वोल्टेज सोर्स है वोल्टेज V। अब ऐसे ही आप करंट सोर्स के रिलेटेड भी देख लीजिए। करंट सोर्स में आप देखिए अगर आपके पास दो करंट फ्लो कर रहे हैं पैरेलली, ठीक है, तो एक आपके पास I1 शो कर रहा है, एक आपके पास दूसरी साइड I2 जा रहा है, ठीक है, और I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो इक्विवेलेंटली आप इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब कि वो करंट सोर्स जो है वो आपके पास I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 करंट फ्लो होने दे रहा है। तो जो दूसरे में आपके पास जो करंट है वो आपके पास रिवर्स डायरेक्शन चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास I1 माइनस I2 हो जाएगा इक्विवेलेंटली। थर्ड में आपके पास देखिए आपके पास जो करंट सोर्स है वो एक के ऊपर एक है, ठीक है, डायरेक्शन दोनों की सेम दे रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम अक्सर का ये सोचते हैं कि I1 प्लस I2 होगा, पर हम ये नहीं जानते कि आपके पास देखिए सेम वायर है, सेम वायर आपके पास तो सेम करंट होगा ना। तो यहाँ पर आपके पास I1 इक्वल टू I2 होगा जो आपके पास I के इक्विवेलेंट होगा। तो इक्विवेलेंट डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया, ओके। आगे बात करते हैं आइडियल इंडिपेंडेंट सोर्स की। आइडियल इंडिपेंडेंट सोर्सेज में हमारे पास आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स, तो एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो देखिए यहाँ पर आपके पास सर्किट दिख रहे होंगे, तो देखिए जो आपके पास ये ऊपर कर्व सा बना हुआ ना, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस 0 है, ठीक है। ये कर्व जहाँ पर भी आपको दिखेगा उसका मतलब ये है कि उसका रेजिस्टेंस, उस वायर का रेजिस्टेंस आपके पास 0 है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैंने आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा के शो कर दिया है कि आपके पास हर एक के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना रहेगा, 10 वोल्ट, ठीक है। आप देखिए पहला जो आपके पास रेजिस्टेंस है 1 ओम का, 1 ओम का आपके पास देखिए करंट कितना जाएगा, ओम्स लगाइए, R इक्वल टू V ओवर I, ठीक है। वोल्टेज 10 वोल्ट है, ठीक, करंट इसके अंदर 10 एम्पियर जा रहा है। फिर आपके पास दूसरा 2 ओम का लिया हुआ मैंने रेजिस्टेंस, तो वहाँ पर आपके पास वोल्टेज डिफरेंस 10 है फिर से, और आपके पास करंट 5 एम्पियर है। तो आपको वेरिएबल करंट देखने को मिलता है, ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स में। पर हाँ, इसके अंदर जो मेन बात है वो ये है कि वोल्टेज आपके पास कॉन्स्टेंट रहती है थ्रू आउट। तो मैंने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। V और I के बीच में देखिए 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है तब भी आपके पास वोल्टेज डिफरेंस 10 वोल्ट था, 2 एम्पियर फ्लो कर रहा था तब भी आपके पास वोल्टेज डिफरेंस 10 वोल्ट था, 3 एम्पियर फ्लो कर रहा था तब भी आपके पास वोल्टेज डिफरेंस 10 वोल्ट था, ओके।
तो आप देखिए इसका कर्व आपके पास क्या बनेगा, V और I, वोल्टेज आपके पास कांस्टेंट रहेगी और ये कैसा है, नॉन लीनियर कर्व है ये आपके पास, ठीक है। लीनियर तो आप जानते हैं ना, देयर इज ओनली वन लीनियर कर्व विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो जो मैंने वहाँ पर कर्व सा बना के शो किया था आपके पास, जहाँ पर मैंने आपको कहा था कि इसका रेजिस्टेंस आपके पास क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। यहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस कितना होगा, 0 ओम। अब देखिए रेजिस्टेंस यहाँ 0 होगा तो हम ओम्स लॉ से वेरीफाई कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस उस बेंट वायर के अक्रॉस आपके पास क्या होगा, 0 होगा। सो इफ R इज इक्वल टू 0, आई फाइनाइट वैल्यू, करंट तो आपके पास अभी भी फाइनाइट होगा, ठीक है, पर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा उस पॉइंट के अक्रॉस, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट की हमारे पास क्या कंडीशन आ गई है, रेजिस्टेंस 0 होता है, वोल्टेज डिफरेंस 0 होता है, पर करंट आपके पास फाइनाइट रहता है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ओपन सर्किट की कंडीशन। ओपन सर्किट क्या मतलब कि आपने वायर को कट कर दिया, ठीक है, तो वहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो आप यहाँ से ओम्स लॉ से चेक कीजिए, तो आपके पास क्या आएगा, हाँ जी, यहाँ पर आपके पास करंट 0 आ जाएगा, ठीक है। सो फॉर एन ओपन सर्किट केस रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट एंड करंट इज 0। तो ओपन सर्किट की कंडीशन में आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट है, आपके पास करंट 0 है इसके अंदर, बट वोल्टेज यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है, वोल्टेज आपके पास फाइनाइट शो होगी। अब आगे बात करते हैं आइडियल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स की, ठीक है। करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स आपके पास डायनामो होता है, कार बैटरीज या फिर EM सोर्सेज, ओके। तो आइए अब देखते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने शंट का कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड कर दिया ताकि आपको उसकी भी समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए सिर्फ ये मैंने यहाँ पर जो सर्किट बनाया है, ठीक है, वहाँ पर आपके पास हम वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे और देखेंगे कि आपके पास सब में करंट सेम रह रहा है, ठीक है, पर आपके पास वोल्टेज आपके पास डिफरेंस आ रही है, ठीक है। तो जो 2 एम्पियर का आपके पास डिवाइस लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ से आपके पास करंट फ्लो करेगा। देखिए शंट से तो फ्लो करेगा नहीं, शंट के पास आपके पास जैसे ही वो शंट से पास करेगा, इन्फिनिट रेजिस्टेंस है, तो आपके पास करंट क्या होगा, 0 होगा, तो सारा का सारा फ्लो कर जाएगा 1 ओम रेजिस्टेंस में जो आपके पास फर्स्ट वाला है, तो वहाँ पर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा 2 वोल्ट। नेक्स्ट आपके पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है, वहाँ पर आपके पास 4 वोल्ट का डिफरेंस है। तो ऐसे ही आपको दिखेगा 2 एम्पियर करंट तो आपके पास क्या रह रहा है, सेम रह रहा है हर एक सर्किट में, ठीक है, पर आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके पास वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि आपके पास जब हम इसके अंदर IV कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बनाते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास करंट क्या रहता है, सेम रहता है फॉर वेरिएबल वोल्टेज डिफरेंस, ठीक है। तो ये आपके पास कर्व क्या बनता है, नॉन लीनियर बनता है। अब देखिए ऊपर जैसे हमने काफ़ी सारे वेरिएबल रेजिस्टेंस लेकर देखा था कि आपके पास वो डिफरेंट वोल्टेज तो आ रही थी, आपके पास वेरिएबल वोल्टेज आ रही थी, पर करंट आपके पास हर एक सर्किट में सेम रह रहा था। पर अगर अब मैं इस सर्किट को अगर मैं शॉर्ट सर्किट कर दूं, देखिए मैंने कर्व बना के R इक्वल 0 ओम का वायर लगा दिया है, तो वहाँ पर आपके पास क्या होगा, करंट तो फ्लो करेगा वहाँ से, यूं ऊपर देख के आए हैं, पर वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। अब वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं आप। देखिए अब अगर इस कर्व में क्लॉकवाइज मूव करते हैं, आप इस कर्व में क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो आप देखिए पहले आपके पास मिलेगा -V2A, फिर आपके पास 0 वोल्ट, आपके पास वोल्ट तो वहाँ पर 0 है, ठीक है, फिर इज इक्वल टू 0, सर्किट पूरा हो गया हमारा। तो यहाँ से हमको लगता है कि आपके पास वोल्टेज अक्रॉस 2 एम्पियर डिवाइस इज इक्वल टू 0 वोल्ट। तो आइए अब करते हैं KCL और KVL लॉ। KCL, अकॉर्डिंग टू KCL द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ गिवन नोड और करंट जंक्शन कंसीडरिंग टाइम फिक्स T इज इक्वल टू T0 इज 0, ओके। तो आपके पास किसी जंक्शन से इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट उनका सबका सम आपके पास क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं अभी। इनकमिंग करंट हम नेगेटिव लेते हैं और आउटगोइंग करंट हम पॉजिटिव लेके चलते हैं जब हम सम करेंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल देखिए आप, यहाँ पर देखिए आउटगोइंग करंट और इनकमिंग करंट देखिए, I1 यहाँ पर क्या इनकमिंग करंट है, वो आपके पास नेगेटिव आएगा, I2 आपके पास इनकमिंग है नेगेटिव, I3 देखिए I3 आउटगोइंग है तो पॉजिटिव, फिर I4 और I5 आपके पास इनकमिंग है तो नेगेटिव। तो इन सब का सम आपके पास क्या होगा, 0 एट T इज इक्वल टू T0, टाइम मस्ट बी फिक्स, ओके। सो वी वेरी वेल नो दैट I इज इक्वल टू Q/T, ठीक है। तो इसको चेंज कर देंगे सारे करंट्स को, ठीक है, Q1/T0, Q2/T0, ओके। तो यहाँ पर आप Q3/T0 में जो माइनस लगा हुआ उसे प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस, ओके, ये भी आपके पास 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये इंप्लाई होता है कि जो हमारे पास किरचॉफ करंट लॉ है ना, ये भी इंप्लाई करता है कि ये चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है। अकॉर्डिंग टू KCL, चार्ज शुड नॉट बी एट रेस्ट, चार्ज शुड बी इन मोशन, चार्ज शुड नॉट बी एक्यूमुलेटेड अक्रॉस द गिवन नोड, यस। अब आगे चलते हैं KVL। अकॉर्डिंग टू KVL द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस ए गिवन मैश और लूप इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका मतलब बताता हूँ आपको कि जितनी भी आपके अब जो भी आप मैश लेंगे, लूप लेंगे, ठीक है, उस वहाँ पर आपके पास जितने भी वोल्टेज होंगी ना, उनका जो आपके पास अलजेब्रिक सम होगा उसे 0 के बराबर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, एट टाइम T इज इक्वल टू T0, ठीक है। तो लूप लेते हैं कोई, जैसे कि आप ये लूप देखिए, अगर इस लूप में मैं क्लॉकवाइज चलूँ तो आपके पास पहले कौन सी वोल्टेज एनकाउंटर होती है, +VR और उसके बाद फिर आपके पास +VL, फिर आपके पास कैपेसिटर का +VC, उसके बाद आप देखिए जो आपके पास सोर्स वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज आपके पास क्या हो जाएगी, देखिए माइनस एनकाउंटर हो रहा है तो -VS आ जाएगा, ये आपके पास इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू द KVL, ठीक है। अब हम जानते हैं कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वहाँ पर हमने क्या डेफिनेशन सब्स्टिट्यूट की थी, करंट की डेफिनेशन सब्स्टिट्यूट की थी, I इज इक्वल टू Q/T, ओके। तो अब यहाँ पर लिख दिया गया, तो यहाँ पर रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर और सोर्स वोल्टेज के वोल्टेज को कन्वर्ट कर लिया गया है पोटेंशियल के वर्क डन पर यूनिट चार्ज वाले फॉर्मूला से, ठीक है। तो सब कन्वर्ट कर लिया गया हमने। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, सम ऑफ ऑल द वर्क डन, ठीक है, जितना भी वर्क डन होगा आपके पास वो आपके पास 0 आएगा। आइए अब KCL और KVL पे कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लिए जाएं, ओके। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको
इस 4 ओम के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए आपके पास मैंने आपको क्या बताया था, केसीएल में आपके पास जो इनकमिंग करंट होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये आपके पास इनकमिंग करंट है, ये हमारे पास नोड ले लेते हैं अगर, तो ठीक है। तो ये आपके पास इनकमिंग करंट है, तो आपके पास क्या आएगा -2 एम्पियर, ठीक है। और आउटगोइंग करंट आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, +6 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें नहीं पता कि यहाँ पर कितना करंट आएगा, ठीक है। आपके पास इनकमिंग होगा या आउटगोइंग होगा, ठीक है। हम ले लेते हैं चलो कि आपके पास ये क्या है, इनकमिंग है, ठीक है। अगर इनकमिंग है तो आपके पास क्या होगा, इसको मैं आई ले लेता हूँ, ठीक है। अगर आई आपके पास इनकमिंग है +I, ठीक है, तो आपके पास इनकमिंग है तो आपके पास नेगेटिव लेते हैं ना, ये इनकमिंग आपके पास नेगेटिव होगा तो आपके पास =0 अकॉर्डिंग टू द केसीएल, ठीक है। अब आपके पास 9 6 15 15 -2 13, तो आपके पास 13 एम्पियर आई, तो आपके पास I = 13 एम्पियर आ गया, और ये आपके पास इनकमिंग ही था, तभी तो आपके पास ये पॉजिटिव में आ गया, ठीक है, नहीं तो नेगेटिव में आया था। नेक्स्ट चलते हैं इस क्वेश्चन पे, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम, तो 2 ओम अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करनी है। आपके पास यहाँ पर 10 एम्पियर लगा, तो मतलब कि यहाँ पर 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास फिर इस सर्किट में 8 एम्पियर का दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 एम्पियर का गया होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 एम्पियर का गया है तो आपके पास बाय ओम्स लॉ R = V/I, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम कितना होगा, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम आपके पास 4 वोल्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इस क्वेश्चन पर, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज, तो देखिए ये तो सिंपल ही एकदम, इसको करने की जरूरत है क्या। तो आपके पास ये यहाँ पर इन पॉइंट्स के क्रॉस जब वोल्टेज 10 वोल्ट है तो यहाँ पर भी तो वोल्टेज 10 वोल्ट होगा, ठीक है। तो ये आपके पास 10 वोल्ट इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं इस क्वेश्चन पर, आपको फाइंड करना है करंट I, तो करंट I फाइंड करना है आपको इस सर्किट में, तो यहाँ पर आपके पास KVL लगेगा, KVL लगेगा आपके पास। देखिए अगर मैं ऐसे डायरेक्शन ले रहा हूँ, ऐसे मूव कर रहा हूँ, तो ये आपके पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ओके। अब आगे चलते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, इस पॉइंट से शुरू करता हूँ और यहाँ पर वापस आएंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, देखिए वोल्टेज क्रॉस यहाँ पर कितनी होगी, वोल्टेज मैं मान लो ये I करंट है 2I, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर ये 5 वोल्ट है, तो +5 वोल्ट, और यहाँ पर आपके पास 6I प्लस यहाँ पर आपके पास 10I प्लस 20 वोल्ट, यहाँ पर आपके पास 5I, ये -10 वोल्ट =0, ओके। तो ये आपके पास आप I ऐड करेंगे, I वाले ऐड कर देंगे आप सभी, तो ये I वाले आप सभी ऐड कर दीजिए, ठीक है, +2, तो I = आपके पास आ गया ये -15/23, तो आपके पास करंट इतना है, तो मतलब कि ये आपके पास करंट इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो देखिए थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने यहाँ पर, कि यहाँ पर हमने इसको तो काउंट ही नहीं किया, तो आपके पास ये +15 वोल्ट भी आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास ये 30/20 से आएगा, ओके। तो ये आपके पास आंसर सही। और एक चीज़ और, हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर करंट तो निकाल दिया, पर वो ये वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम पूछा गया था, ये तो मैंने देखा ही नहीं, ओके। तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 52 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास 52 वोल्ट आ जाएगा, ओके। थोड़े से और न्यूमेरिकल देख लिए जाए अब देखिए आपके पास यहाँ पर ये सर्किट है, और आपको 5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करनी है, ओके। तो वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम, देखिए आपके पास यहाँ पर वोल्टेज कितनी होगी 10 वोल्ट, और यहाँ पर भी आपके पास पैरेलल में नहीं, तो 10 वोल्ट होगी, तो 5 ओम के अक्रॉस आपके पास वोल्टेज 10 वोल्ट होगी। देखिए इतना ईजी मैंने इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पर मुझे आपको इंटेलिजेंस थ्योरम बतानी थी कि आपके पास अलजेब्रिक सम ऑफ पावर यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है। एक चीज़ और, आपको क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि 7 एम्पियर करंट जा रहा है आपके पास इस सर्किट में, और 2 एम्पियर करंट जा रहा है इस सर्किट में, ठीक है। तो 5 एम्पियर आपके पास इस करंट सर्किट में जा रहा होगा, ठीक है। देखिए हम इसमें ऐसे ट्रैवल करेंगे, ओके। तो 5 ओम के अक्रॉस आप देखिए कितना आपके पास पावर कितना आएगा, पावर अक्रॉस 5 ओम, कितना आएगा आपके पास, देखिए ऐसे जा रहे हैं आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव, और ये ओके, इसमें आप ऐसे जाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव। 5 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस P = VI होता है आपके पास, तो वोल्टेज आपके पास 10 वोल्ट, और करंट कितना जा रहा है 2, तो ये 20 वोल्ट आ गया आपके पास। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपके पास पावर अक्रॉस 2 ओम, आपके पास VI, तो यहाँ पर आपके पास वोल्टेज कितनी है 10 वोल्ट, और करंट कितना जा रहा है 50 वोल्ट। यहाँ पर देखिए आपके पास पावर क्रॉस 10 वोल्ट, ये आपके पास कितना आएगा, देखिए माइनस आपके पास 7 एम्पियर जा रहा है, तो -70, ठीक है। तो आप इनका सम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ पर इंटेलिजेंस थ्योरम अप्लाई होगी, ओके। अब कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। नोड, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर देन द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड नोड, ओके। तो देखिए नोड में भी आपके पास 2 टाइप के नोड होते हैं, सिंपल नोड और प्रिंसिपल नोड। तो सिंपल नोड, व्हेन 2 एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर देन द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एज नोड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल नोड, जो नीचे सर्किट शो कर रखा है मैंने, यहाँ पर आपके पास सिंपल नोड क्या है। अब देखिए जो आपके पास वोल्टेज V बैटरी है, और ऊपर आपके पास R1 रेजिस्टेंस है, तो उन दोनों को देखिए आप। अब ये डेफिनेशन वापस से पढ़िए, व्हेन 2 एलिमेंट्स, अब 2 एलिमेंट्स कौन से, रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज वाला, ठीक है। व्हेन 2 एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर देन द कॉमन पॉइंट, अब उनका कॉमन पॉइंट हम उसको क्या कहेंगे, सिंपल नोड, तो वहाँ पर मैंने SN लिख रखा है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए आप प्रिंसिपल नोड की डेफिनेशन, व्हेन मोर देन 2 एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर देन द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल नोड। अब देखिए मोर देन 2 एलिमेंट्स जैसे कि R1 R2 R3, अब ये आपके पास कहाँ पर कनेक्ट है, देखिए R2 के ऊपर प्रिंसिपल नोड बना रखा है, वो एक आपके पास एक कॉमन जंक्शन हो जाएगा ना, ठीक है। तो वो आपके पास प्रिंसिपल नोड है। व्हेन मोर देन 2 एलिमेंट्स आर कनेक्टेड देन द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल नोड, ठीक है। तो वो आपके पास प्रिंसिपल नोड कहलाएगा। तो सिंपल नोड प्रिंसिपल नोड के बीच में फर्क पता लग गया होगा आपको। अब बात करते हैं लूप की। लूप तो डेफिनेशन आप जानते हैं वैसे, पर फिर भी मैंने यहाँ लिख दी है। द स्टार्टिंग नोड एंड द एंडिंग नोड ऑफ अ पाथ इज द सेम branch, it is a single path, i.e. one element with node at each end.
देखिए अब यहाँ पर ब्रांच कौन कौन सी है आपके पास, देखिए मैंने यहाँ पर शो किया B1 B2 B3 B4 ये लिखा हुआ ना, ये सभी ब्रांच हैं। SN टू PN, जब आप SN टू PN जाएंगे, R1 के नीचे SN है ना, वहाँ पर SN से आप PN की तरफ जाएंगे तो आपके पास देखिए आप डेफिनेशन पढ़िए, इट इज सिंगल पाथ, ये सिंगल पाथ है, i.e. वन एलिमेंट विद नोड एट ईच एंड, ठीक है। तो आपके पास एक एलिमेंट आ गया, R1 आ गया, ठीक है। अब आप देखिए R2 वाला जो ब्रांच है आपके पास, वो भी आपके पास प्रिंसिपल नोड टू प्रिंसिपल नोड, ठीक है, वो भी आपके पास एक ब्रांच है। अब देखिए PN टू PN आपके पास R3 वाले पाथ से, R3 वाले पाथ से, तो वो भी आपके पास एक ब्रांच है। अब देखिए प्रिंसिपल नोड टू आपके पास सिंपल नोड, वो भी आपके पास एक ब्रांच है, ठीक है। पर आप इसमें एक बात और, मैंने B4 पर यहाँ पर क्या लगा रखा है, क्रॉस लगा रखा है, वो क्यों लगा रखा है बताता हूँ मैं। एक लाइन और पढ़िए, इफ सेवरल एलिमेंट इन इन नेटवर्क कैरी सेम करंट देन दे आर रेफर एज ब्रांच। यूँ देखिए जब आपके पास रेजिस्टेंस R1 और वोल्टेज V वाली बैटरी वाली जो ब्रांच है आपके पास, उसके अंदर तो करंट तो सेम फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ सेवरल एलिमेंट इन नेटवर्क कैरी सेम करंट देन दे आर रेफरेंस ब्रांच, तो उस हम दोनों उन दोनों को क्या कह देंगे, ब्रांच कह देंगे उसको, ठीक है। तो आप इसके अंदर B4 कट कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ 3 ही ब्रांच है, ठीक है, क्योंकि B1 B2 B3 यहाँ पर तो अलग आप करंट फ्लो करेगा, पर B1 और B4 में सेम करंट फ्लो कर रहा था, इसलिए हम उसे एक ही ब्रांच कह सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अल्टरनेट वे में हम इसे ऐसे कह सकते हैं, जब कोई दो एलिमेंट आपके पास सिंपल नोड से कनेक्ट होते हैं तो आपके पास उसके अंदर करंट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। पर जब वो प्रिंसिपल नोड पर कनेक्ट होते हैं तो आपके पास उसे क्या कहते हैं, वहां पर करंट आपके पास डिफरेंट आता है। तो ये भी हमने कंक्लूड कर लिया, ओके। क्वेश्चन देखते हैं, वोल्टेज अक्रॉस AB, तो इस सर्किट में हमें वोल्टेज अक्रॉस AB फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात देखने वाली है कि आपके पास हमने नोड की डेफिनेशन पढ़ा था, सिंपल नोड, ठीक है। सिंपल नोड आपके पास जब दो एलिमेंट आपके पास कनेक्ट होते हैं किसी पॉइंट्स पर, तो हम उसे क्या कहते हैं, सिंपल नोड, और वहां पर आपके पास करंट क्या सेम होता है, ठीक है। तो करंट उनके सेम होता है, तो यहाँ से आपके पास इनकमिंग जा रहा है तो यहाँ से आपके पास जरूर ही वो आउटगोइंग होगा, तभी वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अगर मैं यहाँ पर KVL लगाऊं, वोल्टेज अक्रॉस AB फाइंड करना ना, तो VA 6 वोल्ट और यहाँ पर I इंटू 1 ओम, तो I आ जाएगा सिर्फ, और फिर आपके पास लास्ट प्लस VB से आपके पास VA माइनस VB कितना आ गया, VA माइनस VB आपके पास बन गया 6 माइनस I, 6 प्लस I, ठीक है। ऐसे ही आप नीचे वाले सर्किट से जब जाएंगे, ठीक है, नीचे वाले पाथ से जब जाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, VA। अभी देखिए डायरेक्शन उल्टी है, हमारी डायरेक्शन उल्टी है, और यहाँ पर आपको वैसे यहाँ पर पॉजिटिव इनकाउंटर हो रहा है पहले 3 वोल्ट, अब देखिए डायरेक्शन उल्टी है तो यहाँ पर आपके पास आएगा माइनस 2I प्लस VB, ठीक है। तो VA माइनस VB 3V माइनस 2I, 3V माइनस 2I, ओके। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 3 माइनस 2I, यहाँ पर आपके पास 6 प्लस I, ठीक है। तो I अभी भी हमें फाइंड करना है, तो I हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर मैं ये पाथ लूँ, तो यहाँ पर आपके पास I फाइंड हो जाएगा। देखिए इस तरीके से चलते हैं हम, तो 6 वोल्ट और फिर आपके पास यहाँ पर I, फिर आपके पास यहाँ पर 2I और फिर आपके पास यहाँ पर 3 वोल्ट, ठीक है, 3 वोल्ट, ओके। तो आपके पास ये कितना आ गया, 3 वोल्ट और ये 3 वोल्ट माइनस 3I, ठीक है। तो V इक्वल्स टू, मतलब कि करंट आपके पास कितना आ गया, -1 आ जाएगा, करंट आपके पास -1 आ जाएगा। तो करंट हम -1 हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास VA माइनस VB 5 वोल्ट आ गया, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ से भी चेक कर लेते हैं हम इसे, तो VA माइनस VB 3V, तो I यहाँ पर नेगेटिव है, 3 प्लस 2 5, तो VA माइनस VB आपके पास यहाँ पर भी 5 वोल्ट आ गया। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB इज 5 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पावर लॉस इन 10 ओम रेजिस्टर। तो इस 10 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस हमें पावर लॉस देखना है, तो हम ये लूप लेते हैं, ये लूप लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर KVL लगाएंगे तो 10 वोल्ट और यहाँ पर फिर आपके पास, अगर मैं यहाँ पर I करंट ले रहा हूँ, ठीक है, I करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है और यहाँ पर जाके वो टूट जाता है I माइनस I1 में, और यहाँ पर आपके पास I1 चला जाता है, तो आपके पास 5I और यहाँ पर आपके पास प्लस 5I माइनस 5I1, ओके। तो ये आपके पास 10I माइनस 5I1 और 10, तो आपके पास ये बन गया 2 I माइनस I1, ओके। और यहाँ से देखिए आपके पास दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं। तो हम ऐसे चलते हैं 10I1, अब देखिए यहाँ पर आपके पास करंट रिवर्स में जा रहा है, तो आपके पास ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव इनकाउंटर हो रहा है हमें, तो 5I माइनस I1, ठीक है। तो I1 और ये आपके पास 15I1 हो जाएगा और ये इक्वल्स टू 5I, और यहाँ से आपके पास I1 कितना आ जाएगा, 3I1 इज इक्वल्स टू I, ठीक है। तो I हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपके पास कितना आ गया, 6I1 माइनस I1 5I1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2, तो I1 इज इक्वल्स टू 2/5, ठीक है। तो I1 इक्वल्स टू 2/5, तो पावर निकालना है हमने इस 10 ओम रेजिस्टेंस, पावर I स्क्वायर आप करेंगे 4/25, R आपके पास 10, 5/25 10, तो 8/5 वॉट आ गया आपके पास, जो कि आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 1.6 वॉट, ठीक है। कोई लूप दे रखा है और आपको ये I करंट फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास 3 मैश है, तो 3 मैश के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे, उसका KVL ड्रॉ कर लेंगे उनके। तो यहाँ पर मैं I1 करंट ले लेता हूँ, यहाँ पर आपके पास I2 और ये आपके पास I3, ठीक है। तो KVL बनाने के लिए तैयार है। उससे पहले आप ये देख लीजिए, ये आपके पास क्या है, याद है आपको ये, हाँ, ये आपके पास करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है, ये करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ओके। तो पहले
पहले इस लूप की मैं बनाता हूँ केवीएल। यहाँ पर अगर केवीएल लगेगी तो 5 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 I1, और यहाँ पर आपके पास देखिए I1 भी आ रहा है और यहाँ पर आपके पास I2 भी जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा I1 माइनस I2, ओके। तो ये तो बन गई आपके पास पहली, तो ये 2I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट, ठीक है। एक तो ये बन गई। अब नेक्स्ट आप इस लूप पे चलते हैं। इस लूप पे हम यहाँ से ट्रैवल करते हैं, यहाँ से इस तरीके से ट्रैवल करना शुरू करते हैं। तो I2 यहाँ पर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर I2 भी आ रहा है और यहाँ पर I3 भी इनकाउंटर होगा, तो I2 माइनस I3 प्लस I2 माइनस I3, ठीक है। और फिर आपको ये वोल्टेज मिलता है, फिर आपको ये करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स मिलता है 2I वाला, तो 2I। फिर आप इधर से जाते हैं तो आपके पास वापस से कितना आएगा, माइनस I आएगा, ठीक है। और माइनस I आपके पास किसके बराबर है, I1 माइनस I2, तो I1 माइनस I2, ठीक है। तो इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। I2 2I2 और 3I2, 3I2 एंड I3 और माइनस I3 और माइनस I1 और ये 2I, ये I की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये I हमारे पास क्या है, I1 माइनस I2 तो है, 2I1 माइनस I2, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया 5 नहीं, ये आपके पास 3I2 और I3 तो आपके पास वैसे का वैसे ही रहेगा, और 2I2 तो यहाँ से आएगा ना, तो एक मिनट। तो ये देखिए आपके पास कितना बन गया, 3I2 और माइनस 2I2, ये आपके पास I2 आ गया। नेक्स्ट आपके पास देखिए I3 माइनस I1, और I1 आपके पास यहाँ से I1 रह जाएगा और यहाँ से आपके पास माइनस I3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई। अब इस लूप में इक्वेशन देखते हैं। इस लूप में आप इक्वेशन ऐसे ट्रैवल करेंगे, आप I3 इस तरीके से जाएंगे तो आपको आएगा 2I, फिर आप इधर से जाएंगे तो आपको इधर से तो एनकाउंटर होगा I2, तो ये आपके पास आ जाएगा I2, ओके। तो I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें आप 2I1 माइनस I2 प्लस I2, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 2I1 और माइनस 2I2 आपके पास ये माइनस I2 और I3, ठीक है। तो आप I2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। I2 आपके पास आएगा 2I1 माइनस 5, ठीक है, और प्लस I1 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास 3I1 माइनस I3 5, यहाँ पर भी आप I2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। एक गलती कर दी हमने, एक गलती आपके पास, जैसे कि आप इस लूप में जाएंगे ना तो यहाँ पर आपके पास I3 मिलेगा, फिर आपके पास 2I और फिर यहाँ पर आपके पास I2 माइनस I3 है, तो यहाँ पर आपके पास I2 माइनस I3, ठीक है, I2 माइनस I3, I2 और ये माइनस I3, ओके। तो ये आपके पास बन जाएगा 2I3 2I1 माइनस I2। तो अब हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, I2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, I2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम 2I1, कितना आ जाएगा 5/2, ठीक है। तो 5/2 आ जाएगा आपके पास I3, ओके। तो दिस इज द आंसर। ये अब आप ये सर्किट देखिए, इसमें आपको ये करंट फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसके अंदर जो लूप लेंगे, एक ये लेंगे I1 करंट सोर्स देख लेते हैं, यहाँ पर I2 करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पर आपके पास I3 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो आइए इक्वेशन लिखते हैं हर एक लूप की आपके पास। तो देखिए पहला लूप आपके पास 2V और यहाँ पर आपके पास 2I1 प्लस I1 माइनस I3, देखिए यहाँ से I1 जा रहा है और यहाँ से I3 भी आएगा, तो I1 माइनस I3, और फिर यहाँ पर जब जाएंगे तो I1 भी आ रहा है, तो यहाँ से I2 भी जा रहा है, तो I1 माइनस I2, ओके। ये सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 2V 4I1 माइनस I3 माइनस I2, ठीक है। I3 हमारे पास 2 एम्पियर है, ठीक है, तो 2 आपके पास 4 और ये 4I1 माइनस I2, ठीक है, इतना आ जाएगा आपके पास। अब नेक्स्ट हम ये लूप पे चलते हैं। ये लूप पे आप देखिए हम ट्रैवल करते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे जाएंगे तो आपके पास I2 और फिर जब यहाँ पर जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर I1 भी था और I2 भी था, तो आपके पास आ जाएगा I1 माइनस I2, और फिर हम यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर I3 भी आ रहा है और I2 भी जा रहा है, तो यहाँ पर माइनस I2 माइनस I3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सॉल्व कर लीजिए आप, ये आपके पास आ जाएगा I2 2I2 और ये इधर 3I2 और I1 और ये I3 प्लस I3 हमारे पास कितना, I3 2 एम्पियर है, तो 2 एम्पियर, ठीक है। अब दो इक्वेशन बन गई हैं, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, इस लूप वाला आपको करंट चाहिए, मतलब I2 चाहिए ना, तो आपको I2 चाहिए ना, तो आपके पास आप क्या कीजिए, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पर 12I2 माइनस 4I1 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर आपके पास 4I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 4, ओके। ये सॉल्व करेंगे आप, देखिए ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपके पास देखिए यहाँ पर ये 8 आएगा ना, 8 8 4 12, और यहाँ पर आपके पास ये 11I2, ठीक है। तो I2 आपके पास आ गया 12/11, तो 12/11 एम्पियर आएगा आपके पास I2, ठीक है।
ओके, अब आगे देखते हैं सुपर मैश एनालिसिस। सुपर मैश है क्या? पहली बात तो सुपर मैश व्हेन ए करंट सोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन टू मैशेस, जैसे कि आपके पास ये प्रेजेंट है, करंट सोर्स प्रेजेंट बिटवीन टू मैशेस, वी रिमूव द ब्रांच हैविंग द करंट सोर्स एंड देन द रिमेनिंग लूप इज नोन एज सुपर मैश। ठीक है, तो हम इसको रिमूव कर देंगे सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, और जो रिमेनिंग आपके पास लूप बचेगा वो आप क्या कहेंगे? उसे सुपर मैश कहेंगे। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि सुपर मैश का कॉन्सेप्ट क्यों आया। ये इसके अंदर हम पहले करंट नोशन ले लेते हैं I1 और ये आपके पास I2। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर KVL लगाऊं, यहाँ पर अगर मैं KVL लगाऊं तो देखिए आप क्या करेंगे। यहाँ पर अगर 4 और फिर यहाँ से आपके पास प्लस I1, अब देखिए यहाँ पर 2 एम्पियर के क्रॉस क्या वोल्टेज ड्रॉप है मुझे नहीं पता, तो हमारा केवीएल पूरा ही नहीं हो सकता। केवीएल पूरा ही नहीं हो सकता तो हम ये एप्लीकेबल नहीं कर सकते। तो इसलिए सुपर मैश का कॉन्सेप्ट आता है, वो कहता है कि आप इसे हटा सकते हैं एक बार। ठीक है, तो हटा सकते हैं तो उसके बाद कैसे दिखेगा ये? ओके, पर हाँ इसमें एक बात है कि आपके पास जो ये करंट जा रहे हैं ना, ये ऐसे कैसे ही रहेंगे। ठीक है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, तो देखिए ये आपके पास 1 ओम है, ये आपके पास 4 वोल्ट एंड 2 वोल्ट 1 ओम। ठीक है, तो हम ट्रैवल करते हैं ऐसे ऐसे ट्रैवल करते हैं, तो आपके पास I2 फिर 2 वोल्ट और फिर आपके पास यहाँ से -4 और यहाँ पर आपके पास I1। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 2 आ गया आपके पास। अब 2 वेरिएबल आ गए। अब 2 वेरिएबल को आप इजी करते हैं। जैसे पहले तो देखिए करंट आपके पास इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये तो हमें पता लग रहा है। ठीक है, तो आपके पास क्या होएगा इसके अंदर से जरूर ही I2 माइनस I1 होगा, तो I2 माइनस I1 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखिए I1 कैंसिल, तो 2I2 इज इक्वल्स टू 4, तो I2 इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो I2 आपके पास 2 एम्पियर आ गया और I1 आपके पास क्या होगा? 0 एम्पियर। तो ये मैंने एक बार आपको अप्लाई करके दिखा दिया। आप नेक्स्ट इसके ऊपर अप्लाई करके देखिए इसको। ठीक है, ओके, तो देखिए यहाँ पर भी आपके पास देखिए क्या बन रहा है। आपके पास एक करंट सोर्स है 2 मैशेस के बीच में, एक करंट सोर्स है 2 मैशेस के बीच में। ठीक है, तो आप ये ब्रांच ही हटा दीजिए। ठीक है, तो हम ये ब्रांच हटा देंगे, वी रिमूव द ब्रांच। ठीक है, तो जब ब्रांच हटा देंगे तो आपको ये दिखेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इजीली क्या लगाएंगे, पहले तो केवीएल लगा के देखते हैं। तो हम ट्रैवल करते हैं ऐसे। ठीक है, और आपके पास पहले तो करंट कन्वेंशन ले लेते हैं हम। आपके पास ये आप ले लीजिए I1, ये I2 और ये I3। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास I1, ये I2। ठीक है, और यहाँ पर तो कुछ है नहीं तो I3 लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो देखिए अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ आपके पास तो 10 और ऐसे जा रहा हूँ आपके पास I1 प्लस I1, फिर यहाँ से आपके पास प्लस I1, फिर यहाँ से आपके पास देखिए प्लस I2 और फिर यहाँ से आपके पास प्लस I2। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल्स टू 10, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 5। मैं इसमें बताया तो आपको फाइंड करना है। इसमें आपको फाइंड करना है पावर अक्रॉस 10 वोल्ट। ठीक है, पावर फाइंड करनी है, पावर अक्रॉस 10 वोल्ट बैटरी, तो पावर फाइंड करनी है हमें। देखिए जब आप इस कनेक्शन को देखिए, आप इस कनेक्शन में आप देखिए 1 एम्पियर में आपके पास I1 ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो I1 माइनस I2, एक आपके पास इक्वेशन बनेगी I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? 2I1 इज इक्वल टू 6, तो I1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, 3 एम्पियर आ जाएगा आपके पास। यहाँ से पर हमें I1 नहीं चाहिए ना, हमें तो ये चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से I1 इसलिए निकाले ताकि यहाँ पर ये हमें मिलेगा। तो ये आपके पास I3 ऐसे जा रहा है और यहाँ पर आपके पास I3 ऐसे आ रहा है, I1 ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पर इक्वेशन बन सकती है I3 माइनस I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है, और I1 हम जानते हैं 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर और I3 आपके पास कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर। एक बार इसे फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए थोड़ी सी इसमें अंदर गलती हो गई है, तो यहाँ पर आपके पास -5 आएगा, क्योंकि जब 10 उधर जाएगा तो आपके पास -10 हो जाएगा ना, तो I1 प्लस I2 -5 आएगा। तो यहाँ से जब हम इसे करेंगे तो आपके पास ये कितना आएगा? 2I1 और ये -4। ठीक है, तो I1 आपके पास -2 आएगा, I1 -2 एम्पियर, I1 आपके पास -2 एम्पियर। तो आप यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास सही है। I3 माइनस I1 इज इक्वल टू 2, तो I1 आपके पास -2 एम्पियर, जब आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो I3 आपके पास 0 एम्पियर आ जाएगा। ये आपका 0 एम्पियर आ जाएगा, तो पावर क्रॉस 10 वोल्ट आपके पास कितनी होगी? 0 होगी। ये आपके पास 0 होगी। ठीक है, of inductor inductance inductance is property of inductor in which rate of change of current produce EMF। तो इंडक्टेंस आपके पास क्या है? इंडक्टर की प्रॉपर्टी है in which rate of change of current produce EMF। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर इंडक्टर शो कर रखा है, इसकी यूनिट आपके पास हेनरी होती है। हैन क्रिस्टेंट ऑस्टेड current carrying conductor produces magnetic flux। okay, we know this, and magnetic flux has units Weber in MKS and Maxwell in CGS। Henry Mary Ampere says that current carrying conductor produces magnetic flux and linearly related। तो अगर आपके पास n नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो साई आपके पास फ्लक्स है फॉर n नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, तो साई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। ओके, ऑन रिमूविंग द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन साई इज इक्वल टू li। ओके, तो अब हमें फैराडेज लॉ जो हमने पढ़ा हुआ है वो हमें क्या कहता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ओके, सो VL इज इक्वल टू डी साई ओवर dt। तो डी साई की वैल्यू पुट कर देंगे हम, L आपके पास जो कि कांस्टेंट DIL ओवर dt आ जाएगा आपके पास। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आ गया आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस। तो साई और आई का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, साई और आई का ग्राफ आपके पास लीनियर ग्राफ बनता है। ओके,
यहाँ से आप आई एल ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ओके, फ्रॉम इनिशियल लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू डिजायरेबल टाइम टी। ओके, यहाँ पर आपने एक लेंस लॉ भी पढ़ा होगा जो कि आपको क्या कहता है, वी एल इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी। तो माइनस एल डी आई ओवर डी टी होता है, उसके अंदर माइनस आपको क्या शो करता है, ई एम एफ अपोजेज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ओके, अब आगे नेक्स्ट चलते हैं कैपेसिटेंस पे। कैपेसिटेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर व्हिच अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। इट्स यूनिट इज फराड एंड कैपेसिटेंस यूनिट इज फराड। ओके, क्यू इज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एंड ऑन रिमूविंग द प्रोपोर्शनली साइन क्यू इज इक्वल टू सी वी एंड सी ऑफ आर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बिग आर। ओके, अब क्यू और वी का अगर हम ग्राफ बनाएं तो आपके पास ये लीनियर कर्व बनता है, याद रखिएगा, tan थीटा इज इक्वल टू सी, सो क्यू इज इक्वल टू सी वी, यू कैन कंक्लूड दिस इजीली। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, आई इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, एंड देन at time t IC at time t is equal to C dVC over dt at time t, Ohm's law for capacitor. Now to find the VC voltage at time t, can integrate IC at time t dt from minus infinity to t. Okay, now energy stored in capacitor half CV square, energy stored in inductor half Li square. Okay, अब ये देखिए यहाँ पर इंडक्टर के साथ आपके पास शॉर्ट सर्किट किया हुआ है, देखिए वो आपके पास शॉर्ट सर्किट दिखाया हुआ है ना, और शॉर्ट सर्किट में हम जानते हैं कि आपके पास सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। ओके, और आइडियल कैपेसिटर में आपके पास पैरेलल में क्या शो किया हुआ है, शंट शो किया हुआ है। शंट आपके पास क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। अब देखिए इंडक्टर की सीरीज में आपके पास रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जैसे कि हमने ऊपर शॉर्ट सर्किट किया था। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या है, बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस है, आर सीरीज ऑफ लो रेजिस्टेंस। ओके, टेंस टू जीरो, और आपके पास पैरेलल में क्या लगा हुआ है, शंट लगा हुआ है कैपेसिटर के, और उसका आपके पास रेजिस्टेंस कितना, इनफाइनाइट है, तभी तो वहाँ पर आपके पास करंट ना के बराबर जाएगा। ठीक है, करंट टेंस टू जीरो। अब देखिए ट्रांजिएंट, देखिए ट्रांजिएंट टाइम वेरिंग बिहेवियर, ये में टाइम वेरिंग बिहेवियर शो करेगा, आई ऑफ टी एंड वी ऑफ टी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब क्या है, एसी और डीसी कंपोनेंट होंगे इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या क्या होंगे ट्रांजिएंट में, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। ठीक है, आपके पास इसके अंदर क्या क्या सर्किट बन सकते हैं, आर एल, आर सी सर्किट एंड आर एल सी सर्किट। ओके, तो अगर आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है तो ट्रांजिएंट नहीं होगा, मीन्स स्टेडी स्टेट। आइए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड एट टी इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए हम इसके अंदर डिफरेंट केस लेंगे, आपको ये सर्किट तो समझ में आई क्या होगा। वोल्टेज वी आपके पास बैटरी लगी हुई है टू द रेजिस्टर एंड द कैपेसिटर। ओके, तो इसमें एक आपके पास की भी लगी हुई है, तो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो ये क्लोज हो जाती है। अगर हम बात करें टी जीरो नेगेटिव मतलब कि जीरो टाइम से पहले आपके पास स्विच ओपन होगा, और अगर स्विच ओपन होगा तो आपके पास ये की क्लोज नहीं होगी, ये की ओपन होगी, और अगर की ओपन होगी तो हमारे पास ये सर्किट कुछ इस तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओपन सर्किट में हम जानते हैं कि वहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है तो क्या वहाँ पर करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, और करंट फ्लो नहीं करेगा तो आपके पास वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आपको जीरो वोल्ट देखने को मिलेगा, ये तो आप जानते ही हैं। नाउ सर्किट एट टी इज इक्वल टू जीरो, स्विच क्लोज्ड। अब देखते हैं टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, अब स्विच क्लोज हो गया आपके पास, देखिए करंट तो फ्लो करेगा आपके पास। अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, ऊपर तो आपके पास क्या था, ओपन सर्किट था। अब की आपके पास क्लोज हो गई है तो आपके पास क्या हो गया है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो हम जानते हैं कि उसके अंदर आपके पास वोल्टेज कितनी होती है। देखिए रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस आपके पास इसके अंदर जीरो होगा, और वोल्टेज कितनी होगी, तो वोल्टेज जीरो होगी आपके पास, तो जीरो वोल्टेज होगी एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो एट दैट टाइम। ओके, और करंट आपके पास के अंदर फ्लो करेगा एट जीरो प्लस वी बाई आर। ओके, तभी यहाँ पर कैपेसिटर की जगह वहाँ पर क्या शो कर रखा है, शॉर्ट सर्किट शो कर रखा है। ठीक है, कि वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्योंकि आपके पास वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज जीरो वोल्ट। ओके, अब बात करते हैं टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो पॉजिटिव। ओके, तो की तो आपके पास क्लोज ही है, स्विच क्लोज है आपके पास, तो वोल्टेज आपके पास कितना होगा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस तो आप आर आई एट टाइम टी आप जानते हैं। ठीक है, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अभी हमने ऊपर निकाला था तो वो मैंने नोट डाउन किया है, 1/IC इंटीग्रेशन आई ऑफ टी डी टी। ओके, तो अब देखिए मैंने डिफरेंशिएट कर दिया इसे, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिया, जीरो इज इक्वल टू आर डी आई बाई डी टी प्लस आई बाई सी। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, करंट एट टाइम टी निकल जाएगा आपके पास। ओके, तो आपके पास निकल गया के ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी बाई टॉ इज इक्वल टू आर सी। ठीक है, नाउ एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पॉजिटिव, करंट एट जीरो पॉजिटिव इज, देखिए टी जीरो आप पुट करेंगे इसके अंदर, टी पावर जीरो 1 आई ऑफ टी इज इक्वल टू के, एंड एज वी आर इवैल्यूएटिंग करंट सो के इज इक्वल टू वी बाई आर। ओके, नाउ सो आई सी is equals to v by r e to the power minus t by tau. Okay, where tau is equals to rc, we know this. Now voltage across the capacitor, this is we also have to find. Okay, voltage across the capacitor आपके पास कितना होगा, देखिए हम जानते हैं फॉर्मूला इसका, we know the formula 1/c इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी आई सी डी टी, और आई सी एट टाइम टी हम जानते हैं वी बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ओके, तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और यहाँ पर आपको बेसिक इंटीग्रेशन करना है। जब आप इंटीग्रेशन कर लेंगे इसका आपके पास आंसर आएगा वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल्स टू वी ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, एट टाइम
टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखिए ग्राफ देखिए, यहाँ पर मैंने दो ग्राफ बना रखे हैं, ऊपर आपको दिख रहा होगा वीसी वर्सेस टी का ग्राफ और नीचे आपके पास आईसी वर्सेस टी का ग्राफ एट टाइम टी। तो पहले आप वीसी वर्सेस टी का ग्राफ देखिए। अब देखिए वोल्टेज का अगर मैं बात करूँ तो आपके पास पहले वोल्टेज कितनी थी, जीरो नेगेटिव में तो आपके पास वोल्टेज जीरो ही थी, तो वो आपके पास टाइम टी एक्स के साथ लाइन करती हुई आ रही है, जैसे आपको दिख रही होगी, जिसको मैंने स्टेडी स्टेट का है। उसके बाद देखिए अब जैसे ही टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, अब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे आपको क्या दिखा, ई दी पावर जीरो, आपके पास वन और वन माइनस वन जीरो, तो आपके पास वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, ये भी हमने देखा था, है ना, जब आपके पास क्या हो गया था, शॉर्ट सर्किट हो गया था, तब आपके पास वोल्टेज क्या थी, जीरो थी। तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर आपके पास वोल्टेज एट क्रॉस द कैपेसिटर जीरो है। उसके बाद देखिए ये अपना शो करेगी उसके बाद देखिए आपके पास इन्फिनिटी बचा करें, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, अब आपके पास वी सी इज इक्वल टू वी हो जाएगी, ठीक है। पर उससे पहले अपना ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म शो करेगा, तो आपके पास ये मोनोटॉमिक ग्राफ बनेगा, ठीक है, मोनोटॉमिक ग्राफ बनेगा। अब देखिए और उसके बाद आपके पास वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगी इज इक्वल टू वी, ओके। अब देखिए आईसी वर्सेस टी का ग्राफ देखिए, आईसी वर्सेस टी के ग्राफ में आप देखिए कि आपके पास जीरो नेगेटिव में टाइम टी इज इक्वल टू जीरो नेगेटिव में आपके पास करंट क्या था, जीरो था। तो सर्किट का जो आपके पास करंट था वो आपके पास टाइम टी एक्सेस के साथ अलाइन कर रहा है यहाँ पर भी, जो कि स्टेडी स्टेट को शो कर रहा है। उसके बाद देखिए अब हम यहाँ पर टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर देखते हैं। अब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो हम पुट करेंगे ई दी पावर जीरो वन, तो करंट आपको कितना मिलेगा, वी बाई आर। तो वी बाई आर एट जीरो, तो वी बाई आर मैंने शो कर दिया ऊपर डॉट लगा के। और उसके बाद आपके पास क्या है, इसके अंदर एक्सपोनेंशियल ग्राफ चलेगा और ई दी पावर इन्फिनिटी पे यहाँ पर अब ई दी पावर माइनस इन्फिनिटी होगा, जीरो हो जाएगा, तो करंट आपके पास जीरो हो जाएगा। तो ये डिकेइंग ग्राफ बनेगा आपके पास, ये डिकेइंग ग्राफ बनेगा, ये भी आपके पास मोनोटॉनिक ग्राफ है। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि ऊपर वाला ग्राफ, अगर वीसी वर्सेस टी का ग्राफ में बात करूँ मैं, वो आपके पास कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। पर आपके पास आईसी वर्सेस टी का ग्राफ एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो आपके पास क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूस हो जाता है विद द डिसकंटिन्यूस फैक्टर वी बाय आर, ओके, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो दोनों ही ग्राफ में, भले ही वो वीसी वर्सेस टी का ग्राफ हो, आईसी वर्सेस टी का ग्राफ हो, दोनों ही में जब आपके पास वो ग्रोथ कर रहा है, वीसी वर्सेस टी में वीसी वर्सेस टी ग्राफ में जब वो वोल्टेज आपके पास वी को अटेन करती है, वी तक अटेन करती है, तब आपके पास वो क्या करता है, आप अपनी ट्रांजिएंट स्टेट में होता है, उसके बाद उसकी स्टेडी स्टेट आ जाती है। और करंट के और आईसी वर्सेस टी ग्राफ के बारे में बात करूँ मैं, तो वहाँ पर आपके पास क्या होता है, करंट डिकेइंग स्टाइल में होता है, तो उसमें आपके पास वो ट्रांजिएंट स्टेट है, उसके बाद करंट आपके पास जीरो हो जाता है, वो स्टेडी स्टेट आ जाती है उसकी, ओके। अब देखिए जब आपके पास वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, तो आपके पास आप जानते हैं आई सी इज सी डी वी सी ओवर डी टी। अब वोल्टेज तो कांस्टेंट है, तो करंट आपके पास जीरो हो जाएगा, और करंट जीरो हो जाएगा इसका मतलब क्या, आपके पास आप जानते हैं करंट जीरो हो जाएगा मतलब कि वो ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। हम कह सकते हैं कि आपके पास जो कैपेसिटर है अब इस टाइम पर जब वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगी, तो वो करंट को क्या करने लग जाएगा, ब्लॉक करने लग जाएगा, और एक तरीके से ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो आई सी जीरो ओपन सर्किट बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर अंडर स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट में आपके पास बिहेवियर कैसा होगा, कैपेसिटर का ओपन सर्किट की तरह भी होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, transient part is a temporary part in VC versus T and IC versus T behavior graph. When capacitor is in steady state, full charge voltage will be constant. तो ये तो वही बातें रिपीट होगी। Laplace transform. So f of t, which is a function in time domain, का Laplace transform आपके पास क्या आएगा, f of s, function in Laplace transform। वैसे ही आपके पास करंट I function of time t का Laplace transform आपके पास I of s एम्पियर सेकेंड, वोल्टेज का आपके पास V of s। अब देखिए आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में ये पढ़ा होगा Laplace transform का फॉर्मूला, Laplace transform of f of t is equals to integration minus infinity plus infinity f of t e to the power minus st dt. Okay. Now, so Laplace transform of f of t is equals to integration 0 to infinite f of t e to the power minus st dt is equals to fs. अगर हमें डेरिवेटिव का निकालना हो तो Laplace transform of f of t, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ f of t, तो आपके पास कितना आएगा, इंटीग्रेशन 0 to infinite e to the power minus st f dash t dt. ओके, तो आप देखिए आप यहाँ पर इजीली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, e to the power minus st एक बार बाहर रखेंगे तो f of dash t का इंटीग्रेशन करेंगे, f of t आएगा, और दूसरे टाइम आप e to the power minus st का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो आपके पास ये टर्म्स बन जाएंगी। अब देखिए सिर्फ हमें लिमिट्स पुट करनी है, पहले आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, फिर आप जीरो पुट करेंगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, ये सारी टर्म आपके पास माइनस एफ ऑफ जीरो बन जाएगी। फिर आपके पास अगर आप दूसरी इंटीग्रेशन जो आपके पास है इसके अंदर, उसमें से अगर आप एस कॉमन ले लेंगे तो बाहर एफ पॉजिटिव एस हो जाएगा, और अंदर आपके पास जो इंटीग्रेशन बचेगा वो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी होगा। सो आपके पास लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एस एफ फंक्शन ऑफ एस माइनस एफ फंक्शन ऑफ जीरो, ओके। ऑल्सो वी कैन राइट दिस एज एल इज इक्वल टू लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डी बाई डी टी एफ ऑफ टी। तो आइए अब इंटीग्रेशन के लिए देख लेते हैं, फाई ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी, ओके। तो यहाँ पर आपके पास फाई डैश टी इज इक्वल टू एफ टी, हम ये लिख सकते हैं, हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि फाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, ओके। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई ऑफ डैश टी आपके पास कितना होगा, एस एल फाई ऑफ टी माइनस फाई ऑफ जीरो, देखिए ऊपर वाले फॉर्म जैसे डायरेक्ट मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और हमने ये अजम्पशन लिया कि फाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, ओके। नाउ आपके पास लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई ऑफ टी कितना आएगा, एल फाई ऑफ डैश टी बाई एस, और फाई ऑफ डैश टी आपके पास कितना है, एफ ऑफ टी, ओके ओके। अब देखिए लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी आपके पास कितना होता है, एफ ऑफ एस, ओके। तो एफ ऑफ एस बाई एस इज इक्वल टू लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई ऑफ टी, ओके। और फाई ऑफ टी हमारे पास क्या था, फाई ऑफ टी हमारे पास था इंटीग्रेशन एफ टी डी टी, तो ये हमने पुट कर दिया। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आपके पास एफ ऑफ टी डी टी आपके पास कितना आएगा, एफ ऑफ एस बाई एस, सिंपली। अब देखिए इसी रिलेटेड एक क्वेश्चन, साइन ए टी
साइन 80 आपके पास, आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड करना है इसका, तो इंटीग्रेशन 0 to ∞ e to the power minus st साइन 80 dt, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व कर लीजिए, मैथ का पार्ट है, ठीक है। और इसमें फिर आप लिमिट्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आपको आंसर आ जाएगा a बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। अब देखिए अगर मैं कहूँ डेरिवेटिव ऑफ साइन बी टी, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो एस एफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो, ठीक है। तो आप देखिए, और साइन बी टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म आपके पास कितना आएगा, बी ओवर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एस तो प्रोडक्ट में है ही, और साइन जीरो आपके पास जीरो हो जाएगा, तो वो मैंने नहीं लिखा है। अब ये फॉर्मूला तो आपको ध्यान ही होगा, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज इक्वल टू एल डी आई एल ओवर डी टी। अब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एट टाइम टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म आपके पास वी एल एस, और आई एल एट टाइम टी लैपलेस ट्रांसफॉर्म इज आई एल एस, ओके। सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज वी एल एस इज इक्वल टू एल, आपके पास डेरिवेटिव का तो आपको पता ही है, एस डॉट आई एल एस, ओके। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि वी एल एस ओवर आई एल एस इज इक्वल टू एल एस। तो देखिए वी एल की यूनिट कितनी है आपके पास, वोल्ट सेकंड, आई एल की यूनिट कितनी है, करंट सेकंड, तो आपका सेकंड सेकंड तो कैंसिल हो जाएगा, और वी ओवर आई, तो एल एस आपको क्या बताता है, तो एल एस की यूनिट से आपके पास क्या है, ओम्स, ठीक है। तो आप जैसे ही एस इज इक्वल टू जे ओमेगा लिखते हो, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी डोमेन में खत्म हो जाता है, और उसी फ्रीक्वेंसी डोमेन को आप क्या कहते हो, फोरियर ट्रांसफॉर्म, ओके। अब बात करते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की। पहले मैंने बात की थी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की। देखिए यहाँ पर आपको एक सर्किट शो कर रखा है, जिसमें आपके पास टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर जैसे ही हम इसको ऑन कर देंगे की को, आपके पास क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करने लग जाएगा कैपेसिटर से, और वो डिस्चार्ज होने लग जाएगा। सो केवीएल, सो एट टाइम टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो पॉजिटिव, मतलब जीरो टाइम के बाद, ठीक है, वन स्विच इज क्लोज्ड, तो आपके पास वहाँ पर केवीएल एप्लीकेबल हो जाएगा, केवीएल एप्लीकेबल हो जाएगा। तो देखिए अब वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, देखिए अगर हम करंट की डायरेक्शन में जाते हैं जो कि आपके पास क्लॉकवाइज है, तो आपको एनकाउंटर होगा पहले नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड एनकाउंटर होगा, तो आपके पास क्या आएगा, माइनस क्यू बाई सी वोल्टेज। और देखिए आपके पास जो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस होगा वो आर आई फंक्शन ऑफ, ओके। सो माइनस क्यू बाई सी प्लस आर माइनस डी क्यू बाई डी टी। अब मैं माइनस क्यों लगाया मैंने, अब देखिए जो आपके पास चार्ज स्टोर है कैपेसिटर के अंदर, उसका वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, वो डिस्चार्ज हो रहा है ना, तो माइनस डी क्यू बाई डी टी, ओके। और यहाँ पर आपके पास डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू फिर माइनस क्यू बाई आर सी, और यहाँ से फिर आप निकाल लेंगे क्यू ऑफ टी इज इक्वल टू के ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ओके। और टाउ इज इक्वल टू आर सी। सो नाउ एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, Q is equals to K, and we know this by the formula Q is equals to CV naught, so K is equals to CV naught, okay. On substituting this value in the above, Q at time t is equals to CV naught e to the power minus t by RC, okay, time t greater than equals to जीरो पॉजिटिव। तो आपके पास वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कितना आया, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर Q by T by C, ठीक है, तो V naught e to the power minus t by RC, ओके। नाउ अब फाइंड करते हैं हम करंट। अब करंट कितना आपके पास, जो कि हमने कहा था डिक्रीज हो रहा है, क्यों आई सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो आपके पास देखिए क्यों, अब देखिए तो आपके पास क्यू ऑफ टी था, उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। अगर मैं क्यू ऑफ टी को डिफरेंशिएट कर दूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मेरे पास क्या आएगा, सी वी नॉट इंटू माइनस वन बाई आर सी, ठीक है। तो माइनस तो आपके पास पहले था, यहाँ पर माइनस लगा लीजिए आप, आई सी टी इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि आपके पास चार्ज रिड्यूस हो रहा है विद द टाइम, ठीक है, कैपेसिटर में, ठीक है, विद द टाइम चार्ज इज डिक्रीजिंग, सो वी नॉट आर ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। देखिए अगर आप क्यू वर्सेस टी का आप देखें, तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से पहले तो आपके पास क्यू मैक्स था, तो सी वी नॉट, ठीक है, जब तक आपने उसे क्लोज नहीं किया था स्विच को, ओके। और जैसे ही आप टाइम टी इज इक्वल टू जीरो करते हैं, ई दी पावर जीरो आपके पास वन, तो आपके पास क्यू इज इक्वल सी वी नॉट, ठीक है, और उसके बाद वो आपके पास एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। अब देखते हैं वी वर्सेस टी का ग्राफ देखें आप राइट हैंड साइड में, ओके। तो वी वर्सेस टी का ग्राफ आपके पास देखिए, इनिशियली यहाँ पर भी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर वी नॉट था आपके पास, और एट टाइम टी आपके पास कितना हो जाएगा, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास वी नॉट, और उसके बाद वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। आगे बात करते हैं आई वर्सेस टी का ग्राफ। आई वर्सेस टी के ग्राफ में आपके पास देखिए इनिशियली तो करंट कुछ नहीं था ना, इनिशियली आपके पास कोई करंट नहीं था, तो आपके पास तो ग्राफ आपके पास टाइम एक्सिस के साथ अलाइन करेगा। उसके बाद आप देखिए एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, आई सी टी इज इक्वल टू वी नॉट बाय आर, एंड देन इट विल एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, ओके। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपके पास करेक्टरिस्टिक क्या शो हो रही हैं कि आपके पास वी वर्सेस टी ग्राफ में तो आपके पास कंटिन्यूटी शो हो रही है, और आई वर्सेस टी ग्राफ में आपके पास डिसकंटिन्यूटी शो हो रही है, ओके। तो हमने पिछले जब आपके पास चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर में देखा था कि आपके पास चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर में जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता था, तो वो करंट का फ्लो ब्लॉक कर देता था, तो उसे हम क्या कहते थे, ओपन सर्किट है, ठीक है, ओपन सर्किट है आपके पास। और यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही आपके पास कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा फुली, तो वहाँ पर आपके पास क्या वोल्टेज जीरो हो जाएगी, मतलब कि शॉर्ट सर्किट हो गया। तो मैं नीचे लिखा हुआ है फुली डिस्चार्ज कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट एंड फुली चार्ज कैपेसिटर ओपन सर्किट, जो कि हमने पहले पढ़ा था। आगे चलते हैं। अब देखिए आपने पढ़ा था वी एल ओवर आई एल एस इज इक्वल टू एल एस, ओके। अब देखिए कैपेसिटर के लिए मैं बात करूँ, वोल्टेज क्रॉस द कैपेसिटर एट टाइम टी इज इक्वल टू वन बाई सी इंटीग्रेशन जीरो टू टी आई सी टी डी टी, ओके। इसका अगर मैं लैपलेस लूँ, ठीक है, वी सी टी का आपके पास कितना आएगा, वी सी एस, और आपके पास इंटीग्रेशन का लैपलेस आप जानते हैं वन बाय एस
हो जाएगा और ICS हो जाएगा, ठीक है। और अब देखिए VCS ओवर ICS इज इक्वल टू 1 ओवर CS, ठीक है। अब इसकी यूनिट कितनी है, इसकी यूनिट आपके पास ओम्स है, ओके। तो देखिए ये आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, आपने 12th क्लास में इस जगह क्या पुट किया था, S इज इक्वल टू J ओमेगा, ओके। तो और Z आपके पास क्या, इंपीडेंस इज इक्वल टू LS, ओके। तो ZL J ओमेगा इज इक्वल टू J ओमेगा L, ओके। J आपके पास क्या है, √-1। तो यहाँ पर हम आई नहीं लेते, आइटा नहीं लेते, क्योंकि आपके पास आइटा तो करंट, आई यहाँ पर करंट को डिनोट करेगा, इसलिए हमने J को डिनोट किया है यहाँ पर, S इज इक्वल J इज इक्वल टू √-1। So ZC for the capacitor, S is equal to 1 over CS, ZC J omega is equal to 1 over J omega C। तो अब आपने ये टर्म पढ़ी होगी 12th में, रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर 1 ओवर ओमेगा सी इज इक्वल टू एक्स सब्सक्रिप्ट सी, ओके। तो इसका ग्राफ आपने देखा होगा, एक्स सी वर्सेज सी, ओमेगा ग्राफ आपके पास हाइपरबोलिक बनता है, और एक्सएल वर्सेज का ग्राफ आपके पास क्या बनता है, लीनियर बनता है। एक्सएल आपके पास रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर है। अब देखिए सामने मैंने A to B अक्रॉस ये डिवाइसेस लगा रखे हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, फिर रेजिस्टेंस आपके पास, फिर कैपेसिटर, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं A to B अक्रॉस आपके पास टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, फर्स्ट का R, और उसके बाद देखिए हमने सभी को, इंडक्टर को या कैपेसिटर को, सभी को क्या इस फॉर्म में निकाल लिया, ओम्स की फॉर्म में निकाल लिया। तो अब रेजिस्टेंस भी आपके पास ओम की फॉर्म में होता है, ये तो आपको पता ही है। तो आप हम सब ऐड कर सकते हैं। तो इंडक्टर के अक्रॉस आपके पास रेजिस्टेंस कितना होगा, LS इन टर्म्स ऑफ ओम्स, ठीक है। और फिर वापस से रेजिस्टेंस आ गया, उसको हम R देते हैं, फिर आपके पास कैपेसिटर प्लस 1/CS, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल रेजिस्टेंस होगा, इंपीडेंस इन लैपलेस ट्रांसफॉर्म। अब देखिए आपके पास पैरेलल में आपके पास रेजिस्टेंस कितना होगा, पैरेलल में आपके पास रेजिस्टेंस, देखिए आप क्या करते हैं इसके अंदर 1/R1 प्लस 1/R2। अब देखिए 1/R1, देखिए वो तो हम कर ही देंगे, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, बस R2 की वैल्यू पुट कर दीजिए आप। R2 की वैल्यू आपके पास LS है इंडक्टर के लिए ना। ऐसे अगर आपके पास 3 दे रखे होंगे तो वो भी आप ऐड कर लेंगे, ओके। अब देखिए ये एक न्यूमेरिकल देख लीजिए आप, देखिए आपके पास एक इंडक्टर लगा हुआ है 2 हेनरी का, फिर उसके आप 4 ओम का रेजिस्टेंस, फिर और एक 1 फैराड का कैपेसिटर आपके पास 6 ओम के रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगा हुआ है, ओके। तो अब देखिए इन दोनों का पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इन दोनों का देखिए आप। तो कैपेसिटर में आप जानते हैं कि हम ओम्स की टर्म्स में हम क्या करते हैं, 1 ओवर CS, तो आपके पास 1 ओवर S हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर तो 1 फैराड है ना। तो 6 प्लस 1 ओवर S, ठीक है। ये आप ऐड करेंगे, देखिए आपके पास ये 1/2S और फिर प्लस 1/4, ओके।